आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रिजल्ट इस बार देगी। अब 27 को ध्यान में रखते हुए 4 जून से आजाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। ये यात्रा एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में खड़ा करेगी। और तो ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी सरकार है, हमारे लोगों को इसको समझना पड़ेगा। बहुजन समाज को सत्ता की आवश्यकता है और सत्ता जब तक परिवर्तन नहीं होगी तो फिर तब तक सत्ता हमारे लोगों तक कैसे पहुंचेगी। सरकार को सबक सिखाने के लिए जितना मजबूत हो सकते हैं उतनी मजबूत सड़क की लड़ाई को लड़ेंगे। सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज क्या है, जो जमीनें दी गई थी उनको किस तरह छीना जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सहारनपुर में आपने देखा होगा। जब तक हमारे लोग इनके भरोसे बैठ के किस्मत का इंतजार करते रहेंगे, अच्छे दिन का इंतजार करेंगे, तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं। वो सिर्फ यही नहीं बोलते, तो बंगाल में भी जाके यही बात कहते हैं, क्या तो सड़क किसी के लिए भी ना हो वरना सबके लिए। कानून सबके लिए एक समान है और कानून सबके लिए एक समान ही होना चाहिए। सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद कि आप हमारे निमंत्रण पे यहाँ आए। और सिर्फ आने के लिए धन्यवाद नहीं, समय समय पे हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जिस तरह से आप लोग अपने प्लेटफार्म के जरिए स्थान देते हैं, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो बेचारे अपने पैसे खर्च करके रैलियों में जाते हैं और पूरी रैली को लाइव दिखा के जो है लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का, हमारी पार्टी की पॉलिसी पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आज का जो विषय है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप और मैं जानते हैं कि 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना हुई और 2026 में इस समय हम लोग हैं। 27 का चुनाव हमारे सर पर है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए थे 2024 में, तो हम 2 ही सीटों पे लड़े थे। 2022 में जिस तरह का रिजल्ट आए उस परिणाम से हमने हार नहीं मानी, मेहनत की। हमारी पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता ने भी अपने काम को, जिम्मेदारी को समझा और जिम्मेदारी के आधार पर काम किया। सीमित संसाधनों में उन्होंने आजाद समाज पार्टी का एक मजबूत संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया। परिणामतः हम लोग जब लोकसभा चुनाव में गए 24 के, तो जिस सीट पर पार्टी ने मुझे लड़ा उस सीट को हम लोग जीते 1.5 लाख से के करीब अंतर से। वो भी तब जब एक तरफ सत्ता थी, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गठबंधन था। विपक्ष के लगभग सभी नेता एकजुट थे। 2 ही धड़ों में बटा हुआ था देश, एनडीए या ANDA अलायंस। उस समय भी कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए मनोबल, उनकी मेहनत से ये जो एक बड़ा सा विचार बन गया था कि इधर या इधर के लोग जीतेंगे, उनको हरा के आजाद समाज पार्टी काशीराम ने 1.5 लाख से करीब वोट लेके अपने प्रत्याशी को जिताया। दूसरी सीट जो डुमरियागंज है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए कहा जाता है कि उनका प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरी सीट हम लोग लड़े डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिले में जाकर, जहां पार्टी को 80,000 से ज़्यादा मत मिले। पार्टी तीसरे स्थान पर आई और बाकी 78 सीटों पे हम लोग नहीं लड़े। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी काशीराम अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ा चुकी। 24 से 26 में आ गए। 22 से 24 की तैयारी और 24 से 26 और 26 की तैयारियां तब जब 24 में आजाद समाज पार्टी काशीराम का एक प्रत्याशी जो जीता और वो सांसद बन के लोकसभा में चला गया और लगातार लोकसभा में जनहित के, कमजोर वर्गों के हर मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम कर रहा है। तो 4 जून एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन परिणाम आए थे। तो पार्टी ने तय किया है कि 4 जून को हम लोग हमेशा के लिए आजाद समाज पार्टी के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, जिसको पहला परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से मिला है, उस परिणाम को उत्तर प्रदेश में 27 में बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए
और सत्ता के द्वारा कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जो 14 साल के लगभग का एक पीरियड हो गया 2012 से और 26, उस सूखे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब जो समाज जो विचार सत्ता में नहीं होता उसका कितना नुकसान होता है, इसका आकलन समाज तब करता है जब वो सत्ता से काफ़ी दिन दूर रहता है। जैसे 12 तक जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी, रोजगार करने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, समय पर स्कॉलरशिप मिलती थी, ठेकेदारी में SC ST के सरकारी ठेकों में रिप्रेजेंटेशन था, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होती थी अपनी बात को अपने काम करने में, और आम जनमानस भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, नई नई योजनाएं लागू हो रही थी। आज हम कहाँ खड़े हैं? बिना सत्ता के जो ज़मीनें हमें दी गई थी वो लगभग छीन ली गई हैं, कहीं कोर्ट के आदेश पे, कहीं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे, कहीं भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। और जिस तरह का अन्याय, अब तो हालत ये है कि बारातें भी रोकी जा रही हैं। मथुरा में सजी धजी एक कमज़ोर वर्गों के बहुजन समाज के व्यक्ति की बारात को, बेटियों की बारात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और किस तरह की हिंसा की कि उन बच्चियों को किस तरह का अपमान सहना पड़ा, ये भी हमारे सामने है। लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, रोजगार नाम का जो एक अधिकार था वो ख़त्म हो गया है, लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बढ़ती बिजली की किल्लत। हालांकि प्रीपेड मीटर पे जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई पार्लियामेंट में वो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद ने लड़ी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का मीटर, प्रीपेड मीटर को हटाना पड़ा सरकार को उस विरोध के बाद, क्योंकि सरकार उसको लगातार लगा रही थी, उत्तर प्रदेश की जबरन लगा रही थी। और लोकसभा में मंत्री जी ने जवाब देते कहा कि ये रेगुलेटरी नहीं, ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, कोई लगवाना चाहे लगवा ले, नहीं लगवाना चाहता उसकी मर्जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार लगा रही थी। जब विरोध हुआ, आंदोलन हुए, तो मजबूरी में सरकार को पीछे हटना पड़ा। पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी। मैंने बार बार कह रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक रिजल्ट इस बार देगी। तो अब 27 को ध्यान में रखते हुए 4 जून से आज़ाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत उसी ज़िले से होगी जहां से आज़ाद समाज पार्टी का प्रथम संसद सदस्य जीत कर आया है, बिजनौर से। और पहला फेज हम लोग उसका अनाउंस कर रहे हैं 4, 5, 6, बिजनौर, मेरठ और शामली। उससे पहले हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 8 बड़ी रैलियां की थी, मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से कार्यक्रम किया था। उसके साथ साथ जो है पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया था। हम इस यात्रा के जरिए अपने मुद्दों को जो हम 27 में चाहते हैं उनके लिए जोर शोर से आवाज़ उठा के जन समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे, और लोगों से अपनी बात रखेंगे, उत्तर प्रदेश की महान जनता से अपनी बात रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारी बात उन तक जाएगी और उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हमें मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और जो पॉलिसी हम लोग लेके जनता के बीच में आए हैं, चाहे वो कॉमन एजुकेशन पॉलिसी कक्षा 1 से 12 तक, और आज कक्षा 1 से 12 का ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस पॉलिसी का मैं जिक्र करूँगा, आप बड़े बड़े सत्ताधारी दल भी, विपक्ष के लोग भी उस बात को जिक्र करेंगे, आप मेरी बात को उनके आगामी पीसीओ में सुन लेना। मैं चाहता हूँ मेडिकल की पढ़ाई भी फ्री हो, मैं चाहता हूँ कोई पत्रकार बनना चाहता तो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी फ्री हो, कोई इंजीनियर बनना चाहता उसकी पढ़ाई भी फ्री हो, कोई वकील बनना चाहता है, LLB LLM करना चाहता है, उसके लिए भी उसकी पढ़ाई भी फ्री हो। क्यों फ्री हो? क्योंकि हमारे महापुरुष ये कहते थे कि ये आपको सब कुछ दे सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। आज हिंदी मीडियम के और प्राइमरी स्कूल जिस तरह बंद किए जा रहे हैं, तो शिक्षा का जिस तरह बाजारीकरण हुआ है, तो कल हमारे बच्चे कंपटीशन नहीं मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे कॉमन हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण हो 27% से बढ़ा के,
चाहे वो बिजली का 300 यूनिट बिजली का विषय हो, चाहे प्रीपेड मीटर के खात्मे का विषय हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी बनाने वाली सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में को जो है उद्योग से जोड़ कर ग्रामीण गाँव का विकास करने का विषय हो, चाहे वो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, होमगार्ड, पीआरडी के जवान बहन भाइयों के लिए वेतन वृद्धि हो या सम्मान्य वेतन हो, चाहे सफाई कर्मचारी के लिए पक्की नौकरी हो, ठेकेदारी की नौकरियां खत्म करना हो, ये जो पूरे विषय हम लोगों ने बनाए, चाहे पर्यावरण का विषय हो, चाहे शहरी क्षेत्र में आवास देने का विषय, ये सारे विषय आज़ाद समाज पार्टी लेके जनता के बीच में जाएगी और जाके जनमत हासिल करने के लिए लोगों से उत्तर प्रदेश की महान जनता से अपील करेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में खड़ा करेगी। और ये यात्रा मैं फिर बताना चाहता हूँ, फर्स्ट फेज़ के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश की गली गली गांव-गांव जाएगी और जा के हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग मिलके एक एक परिवार को जागरूक करके एकजुट करने का काम करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में खड़ा करने का काम करेंगे और सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज क्या हालात है? सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। व्यक्ति जाता है, दफ्तर के बाहर बैठ रहता है, मजबूत आदमी आके अंदर जाके अपना काम करा लेता है। आज क्या है, जो जमीनें दी गई थी उनको किस तरह छीना जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सहारनपुर में आपने देखा होगा, कोई सुनने वाला पूछने वाला नहीं, इनको ऐसा लगता है, इसलिए जुल्म भी बढ़ रहा है, रेप हत्याएं भी हो रही है, मारा भी जा रहा है बहुजन समाज के लोगों को और न्याय भी नहीं मिल रहा है। निजी स्कूलों ने मनमानी कर रखी है, फीस बढ़ा देते हैं, सिलेबस बदल देते हैं, यहाँ से सारी वर्दी लेनी पड़ेगी, यहाँ से जूते लेने पड़ेंगे। किस तरह से जनता पिस रही है और कितना बैकलॉग उत्तर प्रदेश में बाकी है कोई बताना नहीं चाहता। कोई भर्ती ऐसी जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, कोई भर्ती जो बिना घोटाले के हो रही हो, आरक्षण का घोटाला। और अब नीट का पेपर आप देख लीजिए, नीट का पेपर लीक हो गया, कितने पेपर उसके बाद भी मैंने कहा है जो पेपर लीक हो गए। अब तो हाई स्कूल और इंटर के पेपर नहीं बच रहे और जिन रोल नंबर को वीआईपी रोल नंबर बताया जा रहा था वो टॉप कर जा रहे हैं, जो 9th-10th में फेल हो गए वो 12th में टॉप कर जा रहे हैं। देखिए क्या किस तरह का चल रहा है सिस्टम। कई बार तो मुझे लगता है कि हमें अब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की आवश्यकता नहीं है। जो पाखंडी बाबा घूम रहे हैं उनसे भी हम लोग जो हैं नीट में कौन आदमी जो है पेपर लीक किया उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। वो तो सरकार के बड़े करीब, आप जानते हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मगर ऐसे फर्जी बाबाओं से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और महापुरुषों के रास्ते पे चल के आगे बढ़ेगा। जब तक हमारे लोग इनके भरोसे बैठ के किस्मत का इंतज़ार करते रहेंगे, अच्छे दिन का इंतज़ार करेंगे, तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब तक हमारे लोग मेहनत करके, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पॉलिटिकल पावर हम लोगों को दी है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात बदलने वाले नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज़ाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा करेगी और जो इतने सारे मुद्दे हम लोगों ने बनाए उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे सीनियर लोग वॉल पेंटिंग करके, छोटे छोटे साधनों से प्रचार करके घर घर तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। अब मुझे लगता है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरी इस बात के बाद कि जहां इस प्रदेश में सारी चीज़ों की परमिशन है, वहां आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और जो तमाम बहुजन महापुरुष है, गुरु रविदास जी, गुरु कबीर जी, उनकी जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं अर्जित कर सकते हैं। और जिस तरह से लखनऊ में जहां डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को, अस्थि कलश का जहाँ स्थापना की थी, जहाँ बोधि वृक्ष लगा, जहाँ धम्म चक्र लगा, उसको जिस तरह से सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, इन सब चीज़ों का जवाब हम लोग सड़कों पर उतर के जनता के माध्यम से सरकार को देंगे। ये बात भी मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नाउ टर्न इज योर, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि अभी जो है तमिलनाडु में जिस तरह से विजय थालापति सीएम बन गए हैं, उसको देखते हुए कई सारे जो आपके समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप भी कुछ ऐसा परिवर्तन लेके आ सकते हो, आप सत्ता परिवर्तन जो है यात्रा भी निकाल रहे हो। लेकिन वहाँ पर जो हीरो है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी पिक्चरें करोड़ों का बिजनेस करती हैं और काफ़ी सारे सपोर्टर हैं, आप कैसे करोगे? सपोर्टर उनके पास मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं।
उनके पास सिर्फ सपोर्टर है। आज़ाद समाज पार्टी के पास सिर्फ सपोर्टर नहीं है, बहादुर योद्धा भी हैं, जो पिछले 2014 से और 26-12 साल से सरकार का मुकाबला कर रहे हैं आंखों में आंखें डाल के, और देश भर में कर रहे हैं। जेल भी जाना पड़ता है, अभी अमरज्योति जी जेल गए, कई हमारे पदाधिकारियों को जेल भी जाना पड़ता है, मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, लाठियाँ भी खानी पड़ती है। तो अच्छा है, उन्होंने अच्छा किया। हालांकि वैचारिक रूप से हम लोग स्टालिन को पसंद करते हैं, पेरियार साहब की विचारधारा को, लेकिन अब जनता ने उनको अवसर दिया, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अच्छा करके दिखाए। लेकिन उससे नौजवानों में, हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं में एक बल तो पैदा हुआ है, उनकी भी इच्छा प्रबल हुई है कि जब 2 साल पुरानी पार्टी अपनी ताकत बना सकती, तो हम तो उत्तर प्रदेश में बेस वोट पर आधारित आंदोलन है बहुजन समाज का 85% का, तो हम भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं। ऐसा उनके अंदर बल पैदा हुआ है। सर, योगी जी ने यूपी में मुसलमानों को टाइट कर दिया है कि रोड पर नहीं नमाज पढ़ोगे, तो क्या उनका ये बयान उचित है? नहीं, उनका बयान उनकी विचारधारा के अनुरूप बिल्कुल उचित है, क्योंकि उनको पता है अगर वो ये नहीं कहेंगे और अपने वोटर्स पे मुसलमानों को टाइट करने का जो है सिगुफा नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है कि जनता उनको वोट देगी। जिस तरह से इस सरकार में कमज़ोर वर्गों के घर पे बुलडोजर इनकाउंटर हुए हैं, और सिर्फ घरों पे नहीं, मस्जिदों पे, इबादत गाह जो है, खानकाहों पे, कब्रिस्तानों पे जो इस तरह के बुलडोजर चले हैं, और बहुजन प्रेरणा स्थलों पे जिस तरह का तिरस्कार हुआ, वो किसी छिपा हुआ नहीं है। तो मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं, वो सिर्फ यही नहीं बोलते, तो बंगाल में भी जाके यही बात कहते हैं। कानून सबके लिए एक समान है, और कानून सबके लिए एक समान ही होना चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। क्या तो सड़क किसी के लिए भी ना हो, वरना सबके लिए हो। और जब एक तरफ आप इस तरह की बात करते हैं, तो आप संविधान का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो संविधान इस बात की इजाज़त आपको नहीं देता, जो हर धर्म को, उनकी आस्थाओं को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता, आप उसका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी सरकार है, हमारे लोगों को इसको समझना पड़ेगा, और इनको जवाब देने के लिए किसी मसीहा का इंतजार करने के बजाय उस खुद संघर्ष के रास्ते पर आना पड़ेगा, तभी बदलाव हो पाएंगे। यूपी में आप पहले से ही कई सभाएं कर रहे हैं, तो अब सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता क्यों, और ये कैसे अलग होने वाला है? नहीं, हमारे बहुजन समाज को सत्ता की आवश्यकता है, और सत्ता जब तक परिवर्तन नहीं होगी, तो फिर तब तक सत्ता हमारे लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जब हमारे लोगों पर सत्ता आएगी, जिन पॉलिसियों को हम लागू कराना चाहते, तभी तो हम लोग उनको लागू करा पाएंगे। भाई, हमारी जो पॉलिसी, उनको जो वर्तमान की सरकार है वो तो लागू करनी रही, वो पॉलिसी लागू करेंगे जिनसे उनका भला होगा, उनके दल का, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का। हम वो पॉलिसी लागू करेंगे जिनसे 85% SC ST OBC मुस्लिम जैन सिख बौद्ध जो बहुजन समाज के लोग, उनका भला होगा। महिलाओं के लिए जो हम कह रहे हैं, सरकार ने महिलाओं को कहाँ रोजगार दिया, आप बताओ? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सरकार महिलाओं को रोजगार नहीं दे सकती थी? आज भी कितने बड़े पैमाने पर घास ला के पेट भर के, जिन पर ज़मीनें भी नहीं, किस तरह से अपना पेट पालती हैं महिलाएं और अपने बच्चों का अपना घर चलाती है, सरकार को क्या पता है? लोन कहाँ मिलता है बहुजन समाज के लोगों को? उनकी तो फाइलें दबी रहती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को ही सत्ता की आवश्यकता है। जो आज सत्ता में, तो वो तो लंबे समय सत्ता में रहे या सत्ता के साथ रहे। बहुजन समाज के लोग तो सत्ता से बाहर है, न्याय भी नहीं मिल पा रहा उनको। आप लक्ष्मण यादव की किताब को विमोचन कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण यादव को यह कहना है जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है वो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हो, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। सर, मतलब मैं बहुजन समाज के लोगों से लड़ना नहीं चाहता, वो हमारे परिवार के लोग हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप भी मत लड़ो। आप भी जो चीज़ छोड़ी जा सकती है उसको छोड़ के, और जिन मुद्दों पे मिलके लड़ सकते हैं उन पे मिलके लड़ने के बारे में सोचो। बाबा साहब ने तो 1949 में जब लखनऊ में भाषण दिया, तो ये कहा कि दलितों और पिछड़ों को मिलकर राजनीति करनी चाहिए। और लोकतंत्र 51% सहमति का नाम है। अगर 51% मुद्दों पर सहमति हो रही, चाहे आप साथ रोटी भी बैठ के एक थाली में ना खाओ, चाहे रोटी बेटी का रिश्ता भी मत करो, एक दूसरे घर भी आओ जाओ मत, लेकिन अपनी समस्याओं के हलों के लिए कमजोर वर्ग एकजुट होकर लड़ाई लड़े, तो उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े नेता आपके जूतों के फीते मारने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं जागरूक बहुजन समाज का कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुजन समाज से लड़ने के लिए यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज की तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ, उनको सत्ता में लाने के लिए। सर, यूपी में आप कितने सीटों पर लड़ेंगे? अब और लोगों को मौका दीजिए। एक ही आदमी बार बार सवाल पूछेगा तो खराब हो कितनी जाएगा। सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या आजाद समाज पार्टी किसी से गठबंधन करेगी? भाई, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का, ये स्टेट की टीम तय करेगी।
जो वो तय करेगी उस पर हम लोग काम चंद्रशेखर करेंगे। जी, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उस बात को पूरी कर रहा हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहले उन लोगों को जानकारी दीजिए। मैं पीसी लखनऊ में भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले उनको जानकारी दीजिए जो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं बिना स्वार्थ के। इसलिए मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ जानकारी देने के लिए। सर, मथुरा प्रकरण में दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक मिनट दे, अब इनकी तरफ मैं एक सवाल ले लेता हूँ, रुक जाइए अभी। हाँ, मैं कह रहा था सर, जैसे कि जो आपका वोटर है, जो आपको वोट करना चाहता है, वही दूसरी तरफ वो वोटर जो बहन जी को वोट करना चाहता है, ठीक है, सिर्फ वोटर, नेता नहीं, ठीक है, ना कोई आपकी पार्टी का व्यक्ति, ठीक है, उस व्यक्ति की ये सोच बन गई है, जो कुछ वो टेलीविजन पे देख रहा है और आपको या बहन जी को सुनता है मोबाइल के माध्यम से, उसकी ये सोच बन गई है अपनी। क्योंकि मैंने कल ही एक व्यक्ति से ऐसी बात की तो उसका जवाब ये था, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक बहन जी और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पे नहीं आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो यूपी में सत्ता हासिल कर सके। ये एक आम व्यक्ति का सवाल है सर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो भाई, मैं वो हमारी सम्मानीय है और मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा उनका सम्मान करता आया हूँ, हमेशा उनका सम्मान करूँगा। कुछ फैसले समाज को लेने हैं कि वो व्यक्ति के साथ हैं, विचार के साथ हैं, उनको अपनी हालात से फैसला लेना है। अगले अगर 10 साल भी बहुजन समाज सत्ता में नहीं आएगा तो नेताओं का नुकसान होगा या समाज का नुकसान होगा, समाज को तय करना है। मैं कहना नहीं चाहता। मथुरा में जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, सर, मथुरा में दूसरी बार ऐसी घटना हुई क्या है कि- किसी हमारे बहुजन समाज के प्रमुख नेता ने उस पर ट्वीट किया है? आप जागरूक लोग हो, मुझे बताओ। मार भी पड़ी है, बेटियों के सम्मान से साथ खिलवाड़ी, और जिस तरह पुलिस घुसी है पंडाल में, कभी ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि पूरी बाजार को खदेड़ दें, बच्चियों को चोट लगी। मैंने उस बच्चे से बात की थी, जी। उसको चोट लगी। तो आज तो हमारे नेताओं का, हमारे लोगों का दर्द भी नहीं दिखाई देता है। आप मेरी बात को समझना, समाज अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकता है, उसको पता है कौन लड़ रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा 2 छोटा सवाल है। एक तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस, एक सेकंड दे दो। मथुरा की घटना बड़ी पीड़ादायक है। बार बार एक सवाल भी आता है, मैं आपका नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ कि भाई वहाँ तो नहीं गए, भाई वहाँ तो नहीं गए। लेकिन मैं सब जगह नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं सब जगह जाता ही रहूँगा तो मेरा काम कौन करेगा? हिंसा एक विषय है, लेकिन सशक्तिकरण दूसरा विषय है। और हमें आज आर्थिक सशक्तिकरण की जरूरत है। आज मेरे पास ताकत हो तो मैं करोड़ों नौजवानों को रोजगार दे दूँ, करोड़ों गाँव के हालात बदल दूँ, करोड़ों लोगों के हालात बदल दूँ। आज जो है उनके, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत कुछ दे सकती है सत्ता। तो मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से भी मथुरा के साथियों से मैंने कहा था, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ अन्याय ज़्यादा हो और आरोपियों के पक्ष में पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार खड़ी हो जाए, मैं वहाँ जाता हूँ मैक्सिमम। जैसे आपने कपसाड़ में देखा कि उल्टा उस बच्ची के ऊपर ही टिप्पणी करने लगे कि वो तो ये कर गई होगी, उसका तो प्रेम प्रसंग था। जब उस पूरे परिवार कटघरे में खड़ा कर दिया और पुलिस वहाँ मीडिया को नहीं जाने दे रही है, पुलिस वहाँ पीड़ितों से मिलने नहीं जाने दे रही, तब फिर मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। तो मैं वहीं जाता हूँ जहाँ अन्याय, मुझे लगता है कि यहाँ न्याय की उम्मीद कम है और पीड़ित कहता है कि आप आ जाओ। सब जगह नहीं जा पाता। मथुरा में अब उनका नंबर है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है देश में, खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, महंगाई है, उसको लेकर अपोजिशन एक अलायंस में नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहा है। आपकी क्या भागीदारी होगी, क्योंकि आप हमेशा से सरकार के खिलाफ बोलते हैं? एक सवाल। दूसरा ये कि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आप बिना पॉलिटिकल अलायंस कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि 403 की विधानसभा है और चेन्नई में जो थलापति की विनिंग है, उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 शेड्यूल कास्ट को जनरल सीट पर लड़ाया था, 4 जीत के आए, 8 मंत्री बनाए हैं। अभी आप उनके अलायंस से मिल के भी आए हैं। एक बीकेसी जो पार्टी है, जिसके मैं तो बहुत लोगों से मिल के आया हूँ, बता नहीं रहा हूँ। विदाउट पॉलिटिकल अलायंस कितना पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? पहले महंगाई पे बात कर लेते हैं। विपक्ष कितने समय से चुप है महंगाई पे? विपक्ष ने पूरा मौका दिया है सत्ता को कि वो लोगों की जेब काट सके। और ये विपक्ष कहाँ है? ये विपक्ष बंगाल में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, ये विपक्ष दिल्ली में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, और ये विपक्ष जो है केरल में भी एक दूसरे के सामने लड़ रहा था। ये विपक्ष है ये। मुझे तो कहीं से विपक्ष नहीं नजर आता। हम आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से जो लड़ाई हमें लड़नी है
और इस विपक्ष के लिए कभी हमारे मुद्दे भी नहीं होते हैं, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे वो SC/ST एक्ट पे हुआ आंदोलन हो, चाहे बहुजन प्रेरणा स्थल महापुरुषों के तिरस्कार से जुड़ा कोई विषय हो, ये नज़र भी नहीं आता। कितना जुल्म होता है हमारे लोगों में, सभी की सरकारों में होता है। तो मेरे लिए तो हर कोई विपक्ष है जिस सरकार में हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आप भी जो सरकार में विपक्ष के लोग हैं, आपके सरकारों में भी बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा। तो इसलिए हम अपनी लड़ाई आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए लड़ेंगे। महंगाई पे भी लड़ेंगे, जन विरोधी नीतियों पे भी लड़ेंगे, और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए जितना मजबूत हो सकते हैं उतनी मजबूत सड़क की लड़ाई को लड़ेंगे। और हम यात्रा भी तब शुरू कर रहे हैं जब गर्मी में निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम किसान कमेरों परिवार से आए हैं, तो हम निकलना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। ये धूप, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अपने लोगों के आंसुओं की चिंता है। कब तक हमारे लोग भूख प्यास से और तमाम तरह की असुविधाओं से मरते रहेंगे, हमें उनकी चिंता है। इसलिए इस अन्याय को ख़त्म करने के लिए हम लोग हिम्मत लगा के लड़ेंगे और शानदार जो है परिवर्तन यात्रा होगी। रहा दूसरा सवाल आपका पॉलिटिकल अलायंस को लेके, तो मैं तो पॉलिटिकल अलायंस के लिए सभी से मिल के थक लिया, और ये इच्छा मेरी 2024 में पूरी हो गई थी। जब मैं इस अलायंस के लिए जाता हूँ और वो दूसरे लोग करना नहीं चाहते, तो इससे मेरे लोगों का मनोबल गिरता है। इसलिए मैंने दरवाज़ा बड़ा लगवा दिया, शंभू भाई आप भी आना। इतना बड़ा है कि किसी भी नेता की गाड़ी अंदर आ जाएगी। किसी को अगर अलायंस की इच्छा हो, दरवाजे सभी के लिए खुले, वो आए। और हम लोग तो 85% के लिए काम करते हैं, यहाँ तो 2-3% लोगों के लिए काम करने वाले लोग भी हैं, तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अलायंस जो है वो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के मुद्दों के लेकर ही होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज के मुद्दे सर्वोपरि है और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हुए अलायंस होगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अलायंस से मैं ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन TVK का तो कोई अलायंस नहीं था। जनता जब जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसको ताकत दे देती है। दूसरी तरफ तो एक बड़ा अलायंस था और विपक्ष का अलायंस था वो। तो जनता जब किसी जुल्म के खिलाफ इनकलाब पैदा करती है तो फिर बड़ी बड़ी दीवारें ढह जाती है। ऐसा उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ट्रिपल इंजन की, मोदी जी अमित शाह की सरकार ने जिस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज तैयार हो रहा है और वो अपनी वोट की चोट से इस बार जवाब देगा। सर, जनपद आगरा की 3 समस्याएं हैं, क्या आप सुनेंगे? नहीं, सुन तो लूंगा, मगर मीडिया के उसमें नहीं है। सर, मैं आपको फिर ये कह रहा बहुत हूँ, जरूरी है। मैं आप मुझे अलग से दे दो सर। मैं फिर आपसे, मेरी प्रेस से जुड़ा हुआ वो है, मेरी प्रेस से जुड़े हुए मैं सवाल ले रहा हूँ, देश भर से जुड़े सवाल ले रहा हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे दे देना। मैंने सबसे इंटरव्यू कर लिया सर। किससे? आप मुझे दे देना, लिख के दे दो, मैं अभी उनका पार्टी आई है उभर के सोशल मीडिया पर, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जिनका आपने सोशल मीडिया पे जिक्र किया है, अभी कुछ उस तरह का सोशल मीडिया पे एक उबाल तो है, कुछ उस तरह का कोई ऑथेंटिक कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो बाकी हम तो विचारधारा पे आधारित लोग हैं। जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों को तो हम बहुत दिन पहले से उठा रहे हैं। शायद उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिसको हम नहीं उठा रहे हैं। तो नौजवानों का जिस तरह का सपोर्ट आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में, उसके परिणाम उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। इस यात्रा के बाद आपको एक माहौल बनता दिखाई देगा, क्योंकि जो चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा, वो परसेप्शन पे होते हैं। आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी का बहुत मेहनत की है, अब उसको प्रदर्शन करने का वो है। मैं आपको निमंत्रण भी दूंगा कि आप आइएगा, आप आके देखिएगा किस तरह का जन सैलाब उमड़ेगा। इस भयंकर गर्मी में भी माएँ बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप देखिएगा। धन्यवाद। सर, आज़ाद समाज पार्टी जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा कर रही है, कहाँ से शुरू करेगी और कहाँ पर समापन कहाँ? बिजनौर से शुरू करेंगे और फर्स्ट फेज में बिजनौर, मेरठ और शामली, और इसके बाद जो भी वो होगा वो सब आपको सूचना दी जाएगी, सब आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ये समय के साथ आपको जानकारी मिलती रहेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।